गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा कंटिन्यू चलेगी वो सीरीज़ भी। ठीक है, आज हम एक नया पेपर भी स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इस बार कॉलेजेस में क्लास बहुत कम हुई है, तो बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आप ये वाला पेपर भी शुरू कीजिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे। एक दिन विस्कस पढ़ेंगे, एक दिन हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि अल्टरनेटिव चलेगा आप लोगों का सिस्टम ओड इवन की तरह। आज हम विस्कस पढ़ रहे हैं, कल हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका विस्कस पढ़ेंगे, नेक्स्ट लाप्लास। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पर ये पेपर कंपलसरी होता है एमएससी सेकेंड ईयर में। ठीक है, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है ये पेपर, बट इन दोनों में कंपलसरी पेपर है, ये आपको लेना ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो आज यही स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम फंडामेंटल इक्वेशंस। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ऑफ द फ्लू ऑफ विस्कस फ्लूइड। विस्कस पढ़ रहे हैं तो विस्कस फ्लूइड लेके चलेंगे हम। ठीक है, विस्कस फ्लूइड जो भी आप लेके चल रहे हो उनकी हम फंडामेंटल कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक लेके चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन मिलेगा। जो भी हम पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, उसमें से आपको 2 यूनिट तो कंफर्म मिलेंगी। अभी हम 2 यूनिट का ही कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी कुछ ऐसा चल रहा है करंट में कि 2 यूनिट ही आपको अगर पढ़ते हो, 2 यूनिट पढ़ते हो तो शायद एग्ज़ाम कंप्लीट कर सको। यानी कि 3 क्वेश्चन का चल रहा है, कुछ पूरे एग्ज़ाम में आपने 3 क्वेश्चन करने होंगे, कुछ इस तरह से चल रहा है। तो इसलिए अभी हम पहले 2 यूनिट कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि एक यूनिट में से आपके पास 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 2 यूनिट अगर आप पढ़ लेते हैं तो टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 4 क्वेश्चन। तो इसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 3 क्वेश्चन। तो इजीली आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम 2 यूनिट करते हुए चलेंगे। बाद में हम अगर टाइम बचता है तो हम और भी यूनिट कवर करेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, बस स्टार्टिंग में इस तरह से चलने वाले हैं। तो जो भी पढ़ेंगे एग्जाम में कंफर्म मिलेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना, सारे लेक्चर लीजिएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल इक्वेशन होती कौन कौन सी है? तो फर्स्ट इक्वेशन जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। सेकंड इक्वेशन पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, थर्ड पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बट उससे पहले मोशन वाली पढ़ लेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी इजी पड़ेगी और इम्पोर्टेंट भी है। और यहाँ हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 4 इक्वेशन है, इन्हें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है, इसका कोई प्रूफ भी, डेरिवेशन भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3, और इस 3 में भी मोशन की इक्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस इक्वेशन पे ही हमारी आगे की यूनिट भी टिकी हुई है। बिल्कुल, ये ऐसा मान लो ये नीम है, ये बेसिक है, बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, शॉर्ट में एनवी इक्वेशंस भी कह देते हैं। तो इनके ही एग्जैक्ट सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन आपकी एक नॉन लीनियर इक्वेशन आएगी, नॉन लीनियर इक्वेशन होगी। और नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब कोई आप लोगों के पास जनरल सॉल्यूशन तो मिलना नहीं है, हम इसके एग्जैक्ट सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। और एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी अलग अलग केसेस में पढ़ेंगे। यानी कि जैसा कि एक केस हम लेंगे प्लेन क्यूटी फ्लो का, वहाँ पर अगर बात करते हैं तो सॉल्यूशन की इसका क्या होगा। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे प्लेन पॉइसलो फ्लो, वहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इस तरह से जनरलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो काफ़ी सारे आएंगे, हम धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ, क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने पता होना चाहिए, याद रखना क्या होती है। ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछा जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेंगे इसे। सबसे पहले आप ये चीज़ देखो, जो फंडा, जब इक्वेशन है तो कोई ना कोई वेरिएबल भी आएगा, तो यहाँ पर हम वेरिएबल क्या यूज़ करेंगे? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो वेरिएबल है, जो कंपोनेंट है, वो हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट आपका
वेलोसिटी, इसे V से डिनोट करेंगे, ठीक है। प्रेशर P से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को डिनोट करेंगे T से, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग ले लीजिए डेंसिटी, डेंसिटी को डिनोट करेंगे रो से, ठीक है। और जो ये वेलोसिटी V है, इसको अगर हम अलग अलग डायरेक्शन की बात करें, 3D की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे इसके कंपोनेंट V1, V2, V3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करने वाले हैं। कुछ ये कंपोनेंट है, कुछ वेरिएबल है, इनकी हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस, क्लियर। और जो ये आपके कंपोनेंट है, वेरिएबल है स्टूडेंट्स, ये स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम के फंक्शन होते हैं, ठीक है। स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम के फंक्शन होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत यूज़ आने वाली है। बाद में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम लोग यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से डेल वी अपॉन डेल टी, तो लगता है कि चलो वेलोसिटी का तो पता लग जाता है कि ठीक है टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के होगा ये फंक्शन, बट जैसे पी की बात करते हैं या फिर रो की बात करते हैं या फिर टेम्परेचर की बात करते हैं, कुछ इस तरह से लिखा अगर हमने, तो टेम्परेचर और टाइम हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है, इस तरह से कुछ मत सोचना, पहले बताते हुए चल रही हूँ। जितने भी हम यहाँ कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, ये स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम के फंक्शन है, यानी कि डेल टी अपॉन डेल टी बिल्कुल पॉसिबल है। टेम्परेचर टी का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, तो स्टूडेंट्स एक के बता दूँ, ऐसे वेरिएबल जो केवल सिस्टम के स्टेट पर डिपेंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल ऑफ स्टेट। क्या कहा मैंने, द वेरिएबल दैट डिपेंडेड only upon the state of system क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड वेरिएबल ऑफ स्टेट। जो केवल स्टेट पे डिपेंड करते, सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करते हो, वो कहलाते हैं आपके वेरिएबल ऑफ स्टेट। तो वेरिएबल ऑफ स्टेट कौन कौन से हो गए, प्रेशर P, तो लिख लीजिए द वेरिएबल ऑफ स्टेट कौन कौन से हो गए आपके पास, द वेरिएबल ऑफ स्टेट प्रेशर P, ठीक है, प्रेशर P, और क्या होगा, टेम्परेचर T, क्लियर, और डेंसिटी रो, ये तीन, ये आपके सिर्फ सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये तीन हो गए वेरिएबल ऑफ स्टेट। तो इन्हीं वेरिएबल की हेल्प से हम लोग क्या बताएंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट, कंपोनेंट वेरिएबल की हेल्प से ही तो इक्वेशंस बताएंगे। तो ये हो गए वेरिएबल ऑफ स्टेट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, देन इक्वेशन ऑफ स्टेट इज एफ फंक्शन ऑफ पी रो टी इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास आ गई इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हम स्पेशल केस लेके चलें, गैसेस की बात करें, फॉर गैसेस में भी हम लेके चल रहे हैं हाई तो टेम्परेचर है और लो प्रेशर है, यानी कि एट रीजनेबल हाई टेम्परेचर को शॉर्ट में लिख लेते हैं T, ठीक है, आप लोग कंप्लीट लिखिएगा, और लो हो प्रेशर, तो लो P लिख रहे हैं, ये प्रेशर है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो जाएगी, तो देन इक्वेशन ऑफ स्टेट इज रिटन एज, ध्यान से देखना किस तरह से लिखी जाती है ये, P अपॉन रो आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस बी टी रो प्लस सी टी रो स्क्वायर और डैश डैश, इस तरह से चलता रहेगा। फिर रो क्यूब की टर्म आएगी, रो की पावर 4 की टर्म आएगी, इस तरह से। P क्या हो गया, प्रेशर, रो क्या है, डेंसिटी, ठीक है, और R क्या हो गया, गैस कांस्टेंट, आप लोगों को पता है, और T क्या है, टेम्परेचर। तो ये सब चीज़ें तो हम लिख चुके हैं, R और लिख लीजिए, हेयर R इज गैस कांस्टेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। मुझे भी कोई ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ वीडियो लेंथी करना है, कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाना, इसीलिए बना रहे हैं लेक्चर, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है 2-2 नंबर में, बहुत इजी है, हो सकता है गैसेस के लिए पूछ ली जाए, ठीक है, हो सकता है इन जनरल पूछ ली जाए, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो हम आगे के
डेरिवेशंस में यूज़ करने वाले हैं, वो यूज़ हम ना तो ये करेंगे ना ही ये करेंगे, ठीक है। वो यूज़ जो हम करेंगे वो है आप लोगों के सामने इस तरह से कुछ, P इज इक्व टू रो आर टी। ये हम क्वेश्चंस में आगे जो डेरिवेशन है उनमें यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है फॉर परफेक्ट गैसेस। ये फॉर गैसेस इन जनरल ली थी हमने। और परफेक्ट गैस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, परफेक्ट गैस के लिए P अपॉन रो आर टी इज इक्व टू 1, यानी कि ये वाली टर्म्स नहीं आती हैं, सिर्फ ये रहता है। तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, P इज इक्व टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया रो आर टी। ये है सिर्फ परफेक्ट गैस के लिए, ठीक है, स्पेशल केस है, ठीक है। यहाँ पे बी टी और सी टी क्या है, ये कोई भी फंक्शंस है, केवल टेम्परेचर के रहेंगे जो। तो यहाँ पे लिख लीजिए, चाहे बी टी एंड सी टी आर फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर टी ओनली। ये केवल टेम्परेचर टी के आप लोगों के पास फंक्शन है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर याद आ गया मुझे, जो ये आप लोगों के पास परफेक्ट गैस के लिए इक्वेशन है ना, यही इक्वेशन आप विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यही इक्वेशन परफेक्ट गैस वाली किसके लिए और यूज़ की जाती है, विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड। यही इक्वेशन आप लोग P इज इक्व टू रो आर टी विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनकम्प्रेसिबल की बात करें तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट रिड्यूस हो जाती है, किस तरह से, रो इज इक्व टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये किसके लिए है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। कंप्रेसिबल के लिए क्या है, P इज इक्व टू रो आर टी, ठीक है। देखो अच्छे से लिख लेते हैं, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आप लोग के पास क्या होती है इक्वेशन, रो इज इक्व टू कॉन्स्टेंट। ये होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। कंप्रेसिबल के लिए आप लोगों ने अभी अभी पढ़ी, P इज इक्व टू रो आर टी, ठीक है। तो P इज इक्व टू रो आर टी कंप्रेसिबल के लिए, और ये इनकम्प्रेसिबल के लिए, ये दोनों को याद रखना है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। किसी के लिए पूछ सकता है, मैंने सभी के लिए बता दिया आप लोगों को, परफेक्ट गैस के लिए भी बता दी है, ठीक है, कंप्रेसिबल के लिए बता दी है, इनकम्प्रेसिबल के लिए बता दी है, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन में आ जाती है तो आप लोग याद रखिएगा, और इन दोनों को तो हमेशा याद रखना है आगे के डेरिवेशंस के लिए भी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2012 में, फिर 14 में, फिर 16 में पूछी गई है। जब 3 बार पूछ ली गई है तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जानी चाहिए, एग्ज़ाम में आ सकती है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर पढ़ के जाया करो, वो एग्ज़ाम में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आप कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास भी, कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं इसे, कंजर्वेशन ऑफ मास। हो सकता है एग्जाम में इससे पूछ ली जाए इस नाम से, बट बहुत कम पूछी जाती है, इस तरह से भी पूछी जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखो जब कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहे हैं तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसा कि हम छोटी क्लासों से पढ़ के आ रहे हैं कि मास इज नाइदर बीइंग क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स छोटी क्लासों से, मास इज नाइदर बीइंग क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास का यही मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि जो हम यहाँ पर इंटरनल फोर्स लेके चल रहे हैं वो एब्सेंट है, ठीक है। हेयर लिख लीजिए पहले ही, हेयर वी एज्यूम डैट देयर आर नो इंटरनल फोर्सेस। जब इंटरनल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास कंजर्व है। मास कंजर्व है मतलब क्या हो गया, इट इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय,
यही फिजिकल लॉ बताता है हमें, इस बात से हमें यही समझ आता है। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन आपका। ऐसा मान लेते हैं कोई क्लोज सरफेस है, तो लेट अस कंसीडर अ क्लोज सरफेस, डायग्राम अभी बनाएंगे। ठीक है, अ क्लोज सरफेस एस। ठीक है, एंक्लोजिंग, पहले आप लोग थोड़ी सी थ्योरी समझ लीजिए। enclosing a fixed volume V in the region occupied by the moving fluid। ठीक है, जो आपका फ्लूइड है जो मूव कर रहा है उसके द्वारा जो भी रीजन आपके पास ऑक्यूपाई किया गया है, यानी कि लिया गया है, भरा गया है, उसका वॉल्यूम हमने मान लिया V। ठीक है, जो कि फिक्स है। इफ एन जे इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड ड्रॉन, आउटवर्ड याद रखना है कीवर्ड, अभी समझ आएगा। ठीक है, आगे आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू दी एलिमेंट डी एस। हमने कोई एक एलिमेंट डी एस मान लिया, आपके एस सरफेस है, ये एस आपके पास कोई सरफेस हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने जो वॉल्यूम है वी माना हुआ है। ठीक है, जहाँ पर आपके पास फ्लूइड है जो कि मूव कर रहा है। एन जे हमने कोई यूनिट वेक्टर माना है, एन जे हमने कोई यूनिट वेक्टर मांगा है, वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कोई पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे एन जे आप लोगों के पास यूनिट वेक्टर हो गया, आउटवर्ड है जो कि बिल्कुल आउटवर्ड कर दिया है। ड्रॉन नॉर्मल टू दी एलिमेंट डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोई ये लो एलिमेंट मान लिया जो कि डी एस है, जिस तरह से ये एस है इस तरह से हमने सरफेस डी एस मान लिया, छोटा सा कोई ले लिया। इस छोटे से के लिए हम लोग पूरा डेरिवेशन करेंगे, फिर लास्ट में जो भी आप लोग देखते हैं ऐसे ही हम करते हैं, छोटे के लिए वो चीज़ देखते हैं, फिर बाद में इंटीग्रेशन करके लिए कर हम कंप्लीट के लिए बता देते हैं वो रिजल्ट। ठीक है, तो इस छोटे से की बात करेंगे हम पूरे डेरिवेशन में। तो ऐसे हमने डी एस ले लिया एक छोटा सा एलिमेंट। ठीक है, और आउटवर्ड आप लोगों ने एन जे ले लिया है यूनिट वेक्टर ऑफ द सरफेस एस, जो डी एस एलिमेंट लिया है ये सरफेस एस का लिया है बिल्कुल। एंड वीजे बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की वेलोसिटी हमने क्या मानी है, वीजे एट दैट पॉइंट। तो लीजिए इस पॉइंट पे ही वीजे हम लोगों ने मान ली है वेलोसिटी फ्लूइड की। ठीक है, समझ आया। अब मैंने यहाँ पर क्या कहता है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में माना है और यूनिट वेक्टर है। जब ये यूनिट वेक्टर है एन जे और वेलोसिटी है क्या, वी जे है, तो मुझे एक बताओ आउटवर्ड डायरेक्शन में है ये एन जे, तो मुझे एक बात बताओ, देन दी इनवर्ड नॉर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनवर्ड अंदर की तरफ नॉर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो अब हमें यूनिट वेक्टर पता है, वीजे पता है, वेलोसिटी है, तो नॉर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। और ये आउटवर्ड था, हमें इनवर्ड चाहिए, तो माइनस एन जे वी जे। ठीक है, ऐसी तो करते हैं ना। आपको पता है 1 रुपये की 4 टॉफ़ी आती हैं, तो 2 रुपये की कितनी आएगी, 2 रुपये की आएगी 2 × 4 यानी कि 8। तो यूनिट का पता है आप लोग को, तो कितने का भी निकाल लो। तो यहाँ पर हमें यूनिट पता है एन जे है। ठीक है, तो हमें वी जे वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इनवर्ड नॉर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस एन जे वी जे। क्लियर। देखिए अब हम निकालेंगे मास। अब हम क्या निकाल रहे हैं, थस द मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग पर यूनिट टाइम, जो आपके पास फ्लूइड एंटर कर रहा है उसके मास की बात चल रही है यहाँ पर, जो कि पर यूनिट टाइम थ्रू दी एलिमेंट डी एस। सिर्फ इस डी एस के लिए मैंने बोला बात करेंगे पूरे डेरिवेशन में, तो इस डी एस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो फ्लूइड है आपके पास उसके मास की बात चल रही है पर यूनिट टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, मुझे एक बताओ, आप लोगों को पता है तो हम लोग यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स क्या, डेंसिटी मल्टीप्लाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई एरिया। आप लोगों ने एमएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जब डायनेमिक्स पढ़ते हैं वहाँ पर, तो ये फॉर्मूला ही यूज़ किया जाता है मास का। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग यहाँ निकालेंगे मास। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, मास इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए डेंसिटी जो कि हम यहाँ पर रो से डिनोट कर रहे हैं, इंटू वेलोसिटी अभी अभी निकाली, माइनस एन जे वी जे, इनटू क्या है एरिया। तो एरिया की जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डी एस।
ds की बात कर रहे हैं, तो ये लीजिए आ गया यहाँ पर मास। ये आया है ds के लिए, इस छोटे से एलिमेंट के लिए। अगर हम बात करें इस कंप्लीट s की, इस कंप्लीट s की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन कर दो, ऐसे ही तो करते हैं, तो कर दें। क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, लिख देते हैं, थस द मास ऑफ द फ्लूइड, ऑफ द फ्लूइड कौन कहाँ के लिए, एंटरिंग तो जो कि पर यूनिट टाइम ही हो रहा है, एंटरिंग पर यूनिट टाइम इन द कंट्रोल्ड सरफेस एस। पूरे सरफेस की बात करें हम लोग तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सरफेस एस इज, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, माइनस क्या आ जाएगा, एन जे, माइनस को तो ऐसे करो बाहर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, रो इंटू एन जे वी जे और इंटू क्या है, डी एस। किसके रेस्पेक्ट में क्या है, एस, कंप्लीट एस की बात कर रहे हैं, तो ये लीजिए सरफेस आ गया आप लोग का एस, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, ठीक है। मास का ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, बट एक फॉर्मूला और जानते हैं मास का। कौन सा वाला जानते हैं भैया, कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला और जानते हैं, तो इससे तो निकाल सकते हैं हम मास, बिल्कुल, तो निकाल दो। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या है रो, वॉल्यूम क्या है आप लोगों के पास यहाँ पर v, ठीक है। बट इस तरह से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम पहले ds की बात कर रहे थे, तो इसी तरह से पहले dv की बात करेंगे, फिर कंप्लीट v की बात करेंगे। तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, अगर पहले dv की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, dv। अगर फिर हम कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट के लिए क्या करेंगे, वही इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू रो dv, और इंटीग्रेशन हुआ किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। समझ आया, इस फॉर्मूले से पहले जैसे ds की बात करिए, ऐसे dv की बात करेंगे, फिर उसके बाद कंप्लीट की बात करने के लिए इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब यही तो होता है ना, प्लस, यानी कि छोटी चीज़ के लिए आपको कोई चीज़ पता है, उसे बड़े के लिए बनाना है तो प्लस करना है, यानी कि इंटीग्रेशन करना है। तो क्या आ जाएगा, द मास ऑफ द फ्लूइड विद इन सरफेस एस, विद इन सरफेस एस की बात करें तो वो आ जाएगा इंटीग्रेशन रो डी वी, और वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या निकालनी है, रेट। तो द रेट ऑफ, द रेट एट विच, पहले लिख लेते हैं, एट विच द मास इज इंक्रीजिंग, जब मास इंक्रीज हुआ है उसकी रेट की बात चल रही है, तो हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स क्या, कि रेट की बात चल रही है, इसका मतलब डेल बाय डेल टी। रेट निकालनी है मास के लिए, ठीक है, अभी तो बताया है मास क्या है, रो डी वी। देखिए आगे क्या करा है, सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को इंटरचेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, वॉल्यूम वी के रेस्पेक्ट में। और हम लोग स्टार्टिंग में ही लिख दिए थे जब आप लोगों ने डेरिवेशन स्टार्ट किया था, देखो वॉल्यूम फिक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। जब वॉल्यूम फिक्स है इसका मतलब क्या हुआ, इंटरचेंज कर सकते हो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को, तो यही करा है, डेल रो बाय डेल टी डी वी, इंटीग्रेशन के अंदर ले गई मैं डिफरेंशिएशन को, ठीक है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ना तो डिस्ट्रॉय होगा और ना ही क्रिएट कर सकते हो उसको। इसका मतलब क्या हुआ, जो आप लोगों ने यहाँ पर निकाला है इक्वेशन थर्ड में मास, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए इसके, क्योंकि ये क्या है, मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग पर यूनिट टाइम कंट्रोल सरफेस एस के लिए, इसका मतलब ये और ये वाला मास इक्वल होना चाहिए, यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लिख दीजिए इंटीग्रेशन डेल रो बाय डेल टी डी वी इज इक्व टू होगा किसके, माइनस रो वी जे एन जे डी एस के, एस के रेस्पेक्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, कंजर्वेशन ऑफ मास यही बताता है हमें, तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से ही हम लोगों ने करा है, ठीक है। आगे देखो,
ये इंटीग्रेशन तो देखो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में है, ये सरफेस के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे काम कोई ना चलेगा, या तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ही हो दोनों इंटीग्रेशन या फिर सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बताती है हमें, तो बाय गॉस थ्योरम हम लोगों को पता है, गॉस थ्योरम हमें ये बताती है सरफेस एक्स के रेस्पेक्ट में कुछ भी फंक्शन दिया हुआ है जी एन जे, ठीक है, सरफेस एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इस तरह से कि डेल जी अपॉन डेल एक्स जे डी वी, ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमें कहती है गॉस थ्योरम। ठीक है, जी कोई भी टेंसर है, जी कोई वेक्टर है, टेंसर है, ठीक है, जी इज टेंसर, ठीक है, जी यहाँ कोई भी वेक्टर होगा। तो मुझे एक बताओ, इसकी हेल्प से क्या इनको चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इस एस वाले को। तो इसकी हेल्प से मुझे बताना ये क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये तो एज इट इज़ लिख लेते हैं, डेल रो बाय डेल टी वी डी वी। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस एस को चेंज कर देंगे वी में, माइनस की जगह तो माइनस आई गया है, जी एन जे डी एस, एन जे डी एस, एन जे डी एस, जी की जगह क्या है, रो वी जे, ठीक है, तो यहाँ पर जी की जगह रख दो वैल्यू, क्या दिक्कत है, डेल अपॉन डेल एक्स जे, जी की जगह कंपेयर करके देखा तो हमने यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है रो वी जे, ठीक है, आप लोगों के पास डी वी, तो ये लीजिए। समझ आया कैसे करा? दोनों इंटीग्रेशन वी के रेस्पेक्ट में हो गए, तो एक साथ लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन वी के रेस्पेक्ट में डेल रो बटा डेल टी प्लस इस वाले टर्म को इधर ही ले आए तो माइनस से प्लस हो जाएगा, डेल रो वी जे अपॉन डेल एक्स जे और डी वी। ठीक है, समझ आया? इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। अब जो आपके पास v है वो कोई फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम की आप बात करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन के साइन को हटा देते हैं, क्योंकि विक्स v क्या है, v कोई भी आर्बिट्रेरी है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए चाहे, सिंस वॉल्यूम जो v है इज आर्बिट्रेरी सो इंटीग्रेशन के साइन को हटा सकते हैं। आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे रो वी जे इज इक्वल टू ज़ीरो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन, जिसे कि हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, समझ आई? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 4 क्या कहलाती है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ आई? तो लिख लीजिए, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि हम चाह रहे थे, रिक्वायर्ड थी, हमें इक्वेशन आ चुकी है। किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, इन कार्टेशियन टेंसर फॉर्म, इन कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, समझ आई? इन कार्टेशियन टेंसर फॉर्म, कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन, कुछ भी लिख लीजिए, समझ आएगा, लिख लीजिए, नोटेशन भी लिख सकते हैं। कार्टेशियन नोटेशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन आई है। अगर हम स्पेशली वेक्टर के लिए बात करते हैं तो वेक्टर नोटेशन में इस डेल बाय डेल एक्स जे को हम कहते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो टेंसर एनालिसिस के नाम से तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ी होगी ना फर्स्ट ईयर में बुक, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा टेंसर वेक्टर क्या है। तो नोटेशन में बात करें अगर हम स्पेशली वेक्टर नोटेशन की, तो हम लोगों को पता है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को इस तरह से लिखा जा सकता है, डेल रो बाय डेल टी प्लस डाइवर्जेंस रो वी जे इज इक्वल टू ज़ीरो। सॉरी, वी जे नहीं, वी वेक्टर, स्पेशली हम वी की बात कर रहे हैं कि, ठीक है, वेक्टर नोटेशन में इस तरह से लिखेंगे। अब ये वी क्या हो सकता है, वी आई भी हो सकता है, वी जे, वी के, ठीक है। 3D की बात करें तो देखो, एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए एक्चुअली यहाँ पर, एक इस चीज़ को जब भी समझ पाओगे, आप लोगों को पता है डाइवर्जेंस ऑफ ए एफ, ए कोई भी कांस्टेंट होगा, एफ कोई वेक्टर है, इस तरह से लिख सकते हैं उसे, ए डाइवर्जेंस एफ प्लस एफ वेक्टर डॉट डेल ए।
तो मुझे बताओ इस प्रॉपर्टी से यहाँ क्या आ जाएगा, डेल रो बाय डेल टी प्लस कांस्टेंट बाहर आ जाता है, सो रो डाइवर्जेंस हो जाएगा वी का प्लस वी वेक्टर डेल और आपके पास रो, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू ज़ीरो। इस प्रॉपर्टी से हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसा करो यहाँ लिख लो, पता लगेगा अभी क्यों लिख रही हूँ, एक बार लिख लो वी डेल, पहले सारी टर्म को लिख लो, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मैटेरियल डेरिवेटिव का नाम सुना है, ये भी फर्स्ट ईयर में ही सुना होगा जब डायनेमिक्स पढ़ते हैं। एक मैटेरियल डेरिवेटिव होता है डी बाई डी टी इज इक्वल टू, इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है डेल बाय डेल टी, ये टोटल डेरिवेटिव है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, प्लस वी डॉट डेल, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मैटेरियल डेरिवेटिव। ये फर्स्ट ईयर का पार्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए इसे डीप में नहीं पढ़ रहे हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर डेल बाय डेल टी वी डॉट डेल, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, डी बाई डी टी, रो तो कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी और रो, क्लियर, दोनों में है, कॉमन लेके लिख लिया। ठीक है, प्लस रो डाइवर्जेंस ऑफ वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भी आप लोगों के पास क्या है, वेक्टर नोटेशन की बात करें, स्पेशली वेक्टर की बात कर रहे हो तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होती है, और इन जनरल टेंसर की बात चल रही है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, वेक्टर नोटेशन के लिए पूछे स्पेशली तो ये मत लिख के छोड़ना, क्योंकि वेक्टर नोटेशन के लिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये लिखनी है एग्जाम में। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। ये अभी तक हम देख रहे थे विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, अब स्पेशली हम देख रहे हैं ये क्या है, विस्कस, स्टार्टिंग में बताया था ना, विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात चल रही है यहाँ पर। अगर हम स्टडी ले ले तो, स्टडी फ्लूइड ले ले तो, स्टडी कंप्रेसिबल फ्लूइड ले ले तो क्या होगा, तो अगर स्टडी कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात चल रही है तो हमें पता है स्टडी फ्लो में डेल बाय डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, डेल बाय डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। जब डेल बाय डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोगों को पता है ये है, तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। जब डेल बाय डेल टी ज़ीरो है तो क्या बचेगा, ये वाली टर्म, तो इसे लिख लीजिए, क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स जे रो वी जे इज इक्वल टू ज़ीरो। किस केस में, स्टडी कंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर वेक्टर नोटेशन की बात करें तो इन वेक्टर नोटेशन स्टूडेंट्स ये एग्जाम में एक्चुअली अलग अलग तरह से पूछ लिया जाती है। कभी पूछता है आपसे वेक्टर नोटेशन में बताओ क्या होगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कभी पूछ लेता है स्टडी कंप्रेसिबल फ्लूइड में इन जनरल बताओ टेंसर नोटेशन में क्या होगी, तो यहाँ तक करके आना है। वेक्टर नोटेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसको हम वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, डाइवर्जेंस की फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस रो वी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, ये वेक्टर नोटेशन में है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह से एग्जाम में पूछ ली जाती है, ध्यान रखिएगा। अब स्टडी की बात कर ली, ठीक है, कंप्रेसिबल की बात कर ली, ठीक है, कंप्रेसिबल की जगह इनकम्प्रेसिबल दे दिया, तो जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दे दिया तो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में हम लोगों को पता है रो कांस्टेंट होता है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। स्टडी में डेल बाय डेल टी ज़ीरो होता है, इनकम्प्रेसिबल में रो कांस्टेंट होता है। जब रो कांस्टेंट है तो यहाँ से रो को बाहर ले लो, क्या दिक्कत है, कांस्टेंट है ना ये, तो कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, रो बाहर आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स जे, जब डेरिवेशन करोगे तो क्या करोगे, रो को रखा, इसका डेल वी जे का करा आप लोगों ने, ठीक है, प्लस वी जे को रखा, इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन डेल रो बटा डेल एक्स जे। अब कह रहे हो रो कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, हम लोगों को पता है कांस्टेंट टर्म के लिए। ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो चल रहा है, जब ये ज़ीरो हो गया तो आप लोगों के पास क्या आ गया, डेल वी जे अपॉन डेल एक्स जे और रो इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस रो को भी
इस रो को 0 में भेज दो तो क्या आ गया, डेल वी जे अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू 0। ये किस केस में है, इनकम्प्रेसिबल में। ठीक है, दोबारा रिपीट कर लो, ये स्टडी कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, वेक्टर नोटेशन में कहें तो ये है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करें तो टेंसर नोटेशन में ये रही आप लोगों के पास इक्वेशन। अगर वेक्टर की बात करें, वेक्टर नोटेशन में क्या हो जाएगी, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में इक्वेशन डाइवर्जेंस वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, वेक्टर नोटेशन। ये टेंसर नोटेशन में किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। ठीक है, स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है आप लोगों के पास। 2016 में इसी नाम से पूछी गई थी, इसलिए आप लोगों को बताया है, याद रखना है कि स्टडी अनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूछी थी 2016 में। तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ पर ही छोड़ दिया था कई स्टूडेंट्स ने, तो इसीलिए कंप्लीट बताया, जहाँ तक पूछे वहाँ तक करना है। ठीक है, अलग अलग तरह से पता चल चुका है, यहाँ पर कहाँ तक करना है। अगर स्टडी इनकम्प्रेसिबल की बात करें तो लास्ट तक, यदि सिर्फ कंप्रेसिबल की बात करें तो हम लोग कर चुके हैं कंप्रेसिबल के लिए यहाँ तक। यदि सिर्फ आप लोगों से वेक्टर नोटेशन तक पूछता है तो यहाँ तक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कंप्लीट याद होना तो मैं तो बोलती हूँ कंप्लीट लिख दीजिएगा, टाइम भी हो याद भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इन 2-3 लाइनों से, और समझ आया। तो आज स्टूडेंट्स यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। ठीक है, सॉरी NS नेवियर स्टोक्स इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। शायद मैंने स्टार्टिंग में NV लिख दिया था गलती से, सॉरी, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन कहते हैं इन्हें। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर लीजिएगा तब समझ आएगा क्या होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।